आज हम लोग कुछ और थ्योरी पार्ट करने जा रहे हैं। आपने अपना टेक्स्ट बुक भी ओपन किया है। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अगर आपको याद होगा तो मैंने इनिशियली आपको बताया था दैट बुक कीपिंग जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, वी आर गोइंग टू टीच यू हाउ टू मेंटेन द बुक्स। इसमें सारे चैप्टर्स जो आते हैं, जर्नल, लेजर, कैश बुक, सब्सिडियरी बुक्स, ये सारा आपको बुक्स बनाने का कैसा वो सिखा रहा है। एक बार आप वो सीख जाओगे, फिर जो आप करोगे वो अकाउंटिंग होगा, फिर एडवांस्ड अकाउंटिंग, देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ऐसा अलग अलग स्टेज पे हम ऊपर जाएंगे, राइट। सो बुक कीपिंग इज रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर। हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अकाउंटेंसी records transaction, classifies, analyzes, summarizes and interprets the results। एक लेवल अप है। खाली रिकॉर्ड नहीं करता है, उसको एनालाइज भी करता है, इंटरप्रेट भी करता है, समराइज करता है, रिपोर्ट्स बनाता है। वो अकाउंटेंसी है, राइट। Bookkeeping recording transaction is done at first stage immediately after any business transaction takes place। जैसा ही बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, तुरंत फर्स्ट स्टेप जो रिकॉर्डिंग होता है वो बुक कीपिंग होता है। अकाउंटेंसी इज द स्टेज आफ्टर बुक कीपिंग वेयर द रिकॉर्डेड एंड क्लासिफाइड ट्रांजैक्शंस आर एनालाइज्ड, समराइज्ड, इंटरप्रेटेड। ये वर्ड्स आपको याद रखना है। मतलब अकाउंटेंसी में रिकॉर्डिंग भी आता है, लेकिन उसके बाद में के स्टेजेस भी आते हैं। एनालाइज, समराइज, इंटरप्रेट, ये सारा स्टेज आपका अकाउंटेंसी में आता है। अगर आपको मुझे सिंपल वर्ड्स में एग्जांपल देना है तो मैं ये बोल सकता हूं कि अकाउंटेंसी विल रेफर टू मेकिंग द रिपोर्ट्स, समरी ऑफ डेटर्स, डेटर्स हुज अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 months, प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट। ये सारा अकाउंटेंसी में आएगा। हमने बैलेंस शीट बनाया, उसके ऊपर से मैं एनालाइज करूं कि कितना लॉन्ग टर्म है, कितना शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। ये सारा अकाउंटेंसी में आएगा। और आगे जाते हैं। बुक कीपिंग एम्स एट मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड प्रोवाइड्स अ प्राइमरी इंफॉर्मेशन। अकाउंटेंसी एम्स एट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब कभी मैं वर्ड बोलता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इट रेफर्स टू 3 थिंग्स: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपके लेवल पे, हायर लेवल पे इट विल बी 2 थिंग्स: रेवेन्यू स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। हायर लेवल पे, नॉट नाउ। Okay. Bookkeeping, okay, financial statement and providing information to the authority. It refers to deriving profits or loss of a business and analyzing the financial position। आपने देखा होगा हर एक पॉइंट में एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन वाला वर्ड आता है अकाउंटेंसी में। आउटकम, बुक कीपिंग रिजल्ट्स इन प्रिपरेशन ऑफ जर्नल एंड लेजर। ये बुक्स है, मेनली बुक्स मतलब क्या, जर्नल एंट्री पास किया, लेजर में पोस्टिंग किया, ये बुक्स है। उसको मैंने कोई रिपोर्ट में कन्वर्ट किया, तब बनता है फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट। वो अकाउंटेंसी में आता है। रिजल्ट ऑफ अकाउंटेंसी आर प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज वी डिस्कस्ड। Period. Bookkeeping provides details of the day-to-day transaction. Accountancy provides for the whole year. Responsibility. Junior staff is responsible. यहाँ पे senior staff is responsible. Analysis does not involve analysis. This includes analysis and interpretation. Decision making. Data not useful for management. Here, management can use the data and take decisions. Skill required. Basic skill is required. It does not require analytical skill. इसके लिए it requires analytical skill, क्योंकि एक level up है. So that was the distinguish between your bookkeeping and accountancy। इसमें से ऑब्जेक्टिव आपको आ सकता है। तो अगर आप मगअप नहीं करना है, ऐसा मत समझना जैसे 9th-10th में हम सारे पॉइंट मगअप करते थे। अभी ये नहीं करना है आपको। आपको उसको पढ़ना है और समझना है कि व्हाट डज दैट मीन्स। मगअप नहीं करना है, राइट। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग दो प्रकार का हो सकता है, कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस। मतलब समझ लेता है, उसके बाद में हम पैराग्राफ रीड कर लेंगे। कैश बेसिस किसके लिए है? जो कुछ प्रोफेशनल पीपल होते हैं, जैसे डॉक्टर होते हैं। आप लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना, कुछ छोटा मोटा बुखार आ गया समथिंग, तो आप उनको उनका फीस जनरली हम कैश में पे करते हैं या अभी जीपे से पे करते हैं।
सो डॉक्टर्स आर अलाउड टू हैव कैश बेसिस. कैश बेसिस का बेसिक ये क्या है, कंटेंट क्या है, दैट वॉट एवर इज रिसीव्ड एंड वॉट एवर इज पेड दे विल रिकॉर्ड. दे विल नॉट रिकॉर्ड एनीथिंग विच इज रिसीवेबल. वो नहीं करेंगे. समझो, इमेजिन करो, मैं डॉक्टर के पास में गया और डॉक्टर का कंसल्टेशन लेके मैंने पैसा दे दिया, तो वो अपना इनकम रिकॉर्ड करेगा. समझ लो किसने कंसल्टेशन दिया, लेकिन बाहर कंपाउंडर के पास में पैसा नहीं दिया, ऐसे ही बाहर निकल गया, गॉन इज गॉन, तो वो इनकम रिकॉर्ड नहीं करेगा. कैश बेसिस. सो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आर they take place in cash, are called cash transaction. In cash based accounting, only cash transactions are recorded. Credit transaction record नहीं करते हैं. An expense is recognized only when it is actually paid in cash. Similarly, revenue recognized only when it is actually received in cash. This method records the income and expense only when the actual receipt of payment takes place. Professional like lawyer, doctor, chartered accountant, NPO, they follow this method of accounting. But this is not a very correct way of accounting. So for normal business people, traders, manufacturer, which accounting is to be followed? Accrual basis बोलो या dual aspect accounting बोलो. That is more better. Accrual में क्या होगा? आप कैश वाला ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड करने ही वाले हो, लेकिन उसके अलावा जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वो भी रिकॉर्ड करोगे. एग्जाम्पल, मैंने गुड्स क्रेडिट पे बेचा, उधार पे बेचा, पैसा तो नहीं आया ना, फिर भी रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, गुड्स तो बेचा है. कस्टमर इज द रिसीवर, कस्टमर माने डेटर, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, गुड्स आर सोल्ड, रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा. तो accrual basis will also record credit transactions. That's the correct way of recording. Incomes are recorded when they are earned, irrespective whether cash has been received or not, and expenses are recorded when they become payable, irrespective actually paid or not. Examples आप बाद में पढ़ सकते हैं. You will come to know. That's the basic. Mixed or hybrid system, right? ये इसमें सिलेक्टिव बेसिस पे कुछ ट्रांजैक्शन हमको पता है कि उधार का पैसा आने नहीं वाला है, तो वी डू नॉट रिकॉर्ड. तो वी रिकॉर्ड कैश ऑल्सो, क्रेडिट ऑल्सो, बट सम क्रेडिट ट्रांजैक्शन वी विल नॉट रिकॉर्ड. इसको बोलते हैं हाइब्रिड. हाइब्रिड मतलब मिक्सचर. तो क्या है? सिस्टम इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस. इट फॉलोज बोथ कैश एंड अक्रूवल. इन दिस मेथड रेवेन्यू एसेट्स आर जनरली रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस, whether expenses are generally recorded on accrual basis. However, in India, law prohibits the use of this method. ये method इंडिया में allowed नहीं है. Are we getting? यहां तक चेक कर लो. अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ. take some time. The next level we are going. Qualitative characteristics of accounting information. Again, you don't have to mug up the thing. इसको समझ के जब रीड करोगे अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हो. एनीवे ये ऑब्जेक्टिव के लिए यूज होगा, ये फुल लेंथ क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी का मतलब आप समझते हैं, जिसके ऊपर हम भरोसा कर पाए. आपका अकाउंटिंग जो है वो रिलायबल होना चाहिए, ताकि यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके ऊपर भरोसा कर पाए. रिलेवेंस. इट शुड बी कनेक्टेड टू द बिजनेस. मैं मेरे बिजनेस का ही अकाउंटिंग करूं, बाजे वाले का ना करूं, रिलेवेंट होना चाहिए. अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडेबिलिटी. अकाउंटिंग ऐसा होना चाहिए कि आप उसे समझ पाओ कि आपने क्या किया हुआ है. इट शुड नॉट बी कंफ्यूजिव. अंडरस्टैंडेबिलिटी, इट शुड गिव क्लियर अंडरस्टैंडिंग. कंपेरेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. कंपेरेबिलिटी होना चाहिए. योर अकाउंट यू शुड मेंटेन इन सच अ मैनर दैट यू कैन कंपेयर. इंट्रा ईयर और इंट्रा बिजनेस यू कैन कंपेयर. इंट्रा ईयर मतलब लास्ट ईयर का और करंट ईयर का मैं कुछ कंपैरिजन कर पाऊं. ऐसा ना हो कि लास्ट ईयर मैंने कुछ अलग फंडा यूज किया था, अभी मैं कुछ अलग फंडा यूज कर रहा हूं, ताकि मैच ही नहीं कर पाऊंगा मैं. आई शुड बी एबल टू कंपेयर. लास्ट ईयर में मैंने कितना प्रॉफिट किया था, अभी मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, बढ़ा या घटा, क्यों बढ़ा क्यों घटा, ये सारा कंपेरेबिलिटी मैं कर पाऊं. इसके लिए अकाउंटिंग ऐसे सिस्टमैटिकली लिखना चाहिए. सो दीज पॉइंट्स, अगेन फुल लेंथ क्वेश्चन नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव आ सकता है. यू शुड बी क्लियर विद दैट. अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी. अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ा है ऑलरेडी.
हाँ, सारा मैं डिस्कस नहीं करूंगा, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है मैं स्किप करूंगा। वी हैव लर्नड कैश ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी, कैश, क्रेडिट, नॉन मॉनेटरी हमने पढ़ा हुआ है। जर्नल एंट्री वी हैव डिस्कस्ड एंड पूरा चैप्टर भी हमने कर लिया है कि जर्नल क्या है, याद है ना। नरेशन हमको मालूम है, गुड्स मालूम है, अदर कमोडिटी इन विच द कंपनी द फर्म डील्स इन। कैपिटल वी हैव डन, ड्रॉइंग्स वी हैव डन, याद है ना। चलो और आगे जाइए। डेटर वी हैव डन, क्रेडिटर डन, बैड डेट्स डन। एक्सपेंडिचर पे आ जाओ, ये पार्ट हमने नहीं किया है। एक्सपेंडिचर तीन प्रकार का होता है। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहले ये दो समझ लेते हैं, फिर थर्ड पार्ट पे जाएंगे। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? सी, एक्सपेंडिचर मतलब एक बात समझ लो, दैट यू मेक द पेमेंट। इफ आई मेक पेमेंट एंड इफ आई गेट बेनिफिट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। एग्जाम्पल, आप क्लास में आए, समझ लो बस से आए या रिक्शा से आए या कैब से आए। आपने ऑटो वाले को बोला कि भाई हमको यहाँ पे पहुंचना है, फेयर उसने बोला 50 रुपया है। आपने बोला ठीक है हमको पहुंचा दो, आपको यहाँ पे पहुंचा दिया। जैसे आप उतरे, आपने उसको 50 रुपया दे दिया। ये 50 रुपीज पेमेंट, बेनिफिट इज ओनली द राइड फॉर मे बी 10 to 15 मिनट्स, दैट्स इट। बेनिफिट इज टेम्पररी। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग होता है। बिजनेस की बात कर रहा हूं, बिजनेस की बात कर रहा हूं। घर का पर्सनल एक्सपेंस तो हम बिजनेस में रिकॉर्ड ही नहीं करते। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो रिकरिंग होता है, बेनिफिट शॉर्ट होता है, बिजनेस के लिए होता है। उसके अगेंस्ट में कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब भी आया तो आपको याद रखने का कि बिजनेस का सारा खर्चा जो हर महीने हमको करना पड़ता है, रिकरिंग हर महीने करना पड़ता है, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैवलिंग, एडवर्टीजमेंट एटसेट्रा। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? गीतिमा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल, जो भी आपने पेमेंट किया एंड यू क्रिएटेड सम एसेट विच आई कैन यूज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, मोर देन 1 year, इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने बिजनेस के लिए प्रीमाइसेस खरीदा, प्रीमाइसेस समझते हैं ना, जगह, लैंड, बिल्डिंग, उसको हम प्रीमाइसेस भी बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने बिजनेस के लिए इक्विपमेंट खरीदा, मशीनरी खरीदा, कार खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिकरिंग पेमेंट नहीं है और बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए है, आई कैन यूज इट इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एवरीबॉडी, थर्ड कैटेगरी है दैट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ध्यान से समझना, ये मतलब कि ये लगता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेकिन इसका बेनिफिट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। एग्जांपल, मैंने एडवर्टीजमेंट किया। हाँ, अभी फीफा वर्ल्ड कप गया, अभी खत्म होना है। कौन जीता? स्पेन जीता। समझ लो फीफा वर्ल्ड कप में मैंने, गीतिमा, फीफा वर्ल्ड कप में मैंने अपने क्लासेस का एडवर्टीजमेंट किया। आई वॉज द ऑफिशियल स्पॉन्सर। बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, अपना कैपेसिटी नहीं करने का, एक बात है, दैट विल बी इन crores ऑफ रुपीज। लेकिन वो हर 4 साल में आता है, तो 4 साल तक तो लोग याद रखेंगे, फीफा वर्ल्ड कप स्पॉन्सर्ड बाय ऑफिशियल स्पॉन्सर निखिल कॉमर्स क्लासेस, लोग 4 साल तक याद रखेंगे। तो जो मैंने ह्यूज एडवर्टीजमेंट इनकर किया है, कॉस्ट इनकर किया है, समझ लो मैंने 500 करोड़ रुपया डाला उसमें, वो मुझे 4 साल तक बेनिफिट देगा। एडवर्टीजमेंट बेसिकली है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन बेनिफिट उसका बड़ा हो गया 4 साल तक, क्योंकि हर साल लोग याद करेंगे, अच्छा वो कौन सा वर्ल्ड कप था? हाँ, एनसीसी वर्ल्ड कप, हाँ निखिल कॉमर्स क्लास वर्ल्ड कप, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ इसमें स्पेन जीता था। अच्छा, फाइनल में स्पेन और अर्जेंटीना आया था, यस और नो? हाँ, और उसका आई थिंक थर्ड पोजीशन के लिए इंग्लैंड और फ्रांस था, है ना, करेक्ट ना, वगैरह वगैरह वगैरह, लोग याद करेंगे। अच्छा, एनसीसी वर्ल्ड कप, हाँ एनसीसी वर्ल्ड, वो लोगों में एनसीसी एनसीसी एनसीसी, एडवर्टीजमेंट। सो ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, उसे हम कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो हमने 3 प्रकार का एक्सपेंडिचर देखा, रेवेन्यू, कैपिटल, डिफर्ड रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
जिसका पेमेंट रिकरिंग होता है बिजनेस में, बेनिफिट शॉर्ट होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पेमेंट रिकरिंग नहीं होता है और यूज बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जो एसेट क्रिएट करता है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मोर देन 1 ईयर है, उसको हम बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहां तक क्लियर है? अब मैं नेक्स्ट पार्ट पे जा रहा हूं, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। ये हमने डिस्कस किया है ना? किया है ना? कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट इज बिल डिस्काउंट एंड एवरीथिंग, वी हैव डिस्कस्ड दिस पार्ट। ये डिस्टिंग्विश भी आप एक बार रीड कर लेना, सारा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। हाँ, अभी ये कुछ टर्मिनोलॉजी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट एक्सपेंडिचर नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक या इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स या बॉन्ड इज योर इन्वेस्टमेंट एसेट, ये एक्सपेंडिचर नहीं है। आपका बेनिफिट शॉर्ट टर्म नहीं है। आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, तो जब तक मैं शेयर्स बेचता नहीं हूं उसका डिविडेंड इनकम आते रहेगा। मैंने बैंक एफडी में इन्वेस्ट किया, मुझे हर महीने का इंटरेस्ट आते रहेगा, आपका एसेट है, राइट? सो इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट, ऐसे आप याद रखो। सर एसेट में कोई लॉस नहीं? बेचोगे कम पैसा मिला तो लॉस, बेचोगे ज्यादा पैसा मिला तो प्रॉफिट, लेकिन वो आपका कमोडिटी नहीं है। आपका कमोडिटी समझ लो, मैं ये रिमोट बनाता हूं, एग्जांपल, मैं रिमोट मैन्युफैक्चर करके सेल करता हूं, तो ये कमोडिटी जो है ना, ये मेरा गुड्स है। मैंने परचेज किया तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, सेल किया तो सेल्स अकाउंट डेबिट क्रेडिट। ये मेरा एसेट नहीं है, ये मेरा गुड्स है, ऐसा मैं समझूंगा, है ना? तो एसेट जब आप बेचते हो वो रिकरिंग नहीं होता है। ये गुड्स तो मैं रोज परचेज सेल करता हूं, समझ में आ रहा है? एसेट आप रोज नहीं बेचोगे, एसेट आप रोज नहीं खरीदोगे, वो ओकेजनल ट्रांजैक्शन होता है। हाँ, लेकिन बेचोगे तो उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है, एज ए केस। क्लियर? चलो, अब हम ये नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट। अभी सॉल्वेंट का मतलब आप वो केमिस्ट्री वाला मतलब मत पकड़ना कि वो जो डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में। यहाँ पे सॉल्वेंट मतलब क्या है? यहाँ पे सॉल्वेंट का मतलब है केपेबल, हाउ वेल यू आर capable to pay off your liability, you are solvent. You have sufficient assets to meet your liability. Liability क्या होता है? Obligation. समझ लो कि मैं मेरा बिजनेस कर रहा हूं और मेरे बिजनेस में मेरा लायबिलिटी है 50,000, आई हैव टू मेक द पेमेंट, पर 50,000 का मेरे पास में एसेट्स भी है, उससे ज्यादा ही है, तो मैं सॉल्वेंट हूं। आई एम इजिली एबल टू पे माई लायबिलिटी, मतलब मैं सॉल्वेंट। लेकिन मेरे एसेट्स आर लेसर देन द लायबिलिटी, लायबिलिटी ज्यादा है, मतलब मुझे पे ज्यादा करना है, मेरे पास में कम पैसा है, मैं इनसॉल्वेंट। समझ में आ रहा है? तो सॉल्वेंट का मीनिंग, अ पर्सन इज समवन हु इज फाइनेंशियली साउंड इन अ पोजीशन टू पे ऑफ ऑल हिज डेट। डेट मतलब लायबिलिटी, समझो, यहां पे लिख लो, आप पेंसिल से लिख लो, पे ऑल हिज डेट माने लायबिलिटी। The assets of a solvent person are equal to or more than his liability. Example, Mr. A has a house worth 50 lakh, taken loan 35 lakh. If you observe, he can repay his loan by selling off the house. He is considered to be solvent. और यही कारण है बच्चों कि अगर आप कोई भी बैंक के पास से लोन लेने के लिए जाएंगे तो वो आपके पास में कोई सिक्योरिटी मांगे, तो ऐसा ही लोन नहीं देंगे। They will ask you कि आप सिक्योरिटी का क्या दोगे भाई? They will ask you that. Are you understanding this? Insolvent. Insolvent person is someone who is not in a position to pay off his liability, his total assets, and who is not in a financial sound position from his total asset, and who is not, ye underline karo, is not in a financial sound position to pay the liabilities. He is insolvent person. Assets of an insolvent person are less than his liability. Example, Mr. B has factory 40 lakh, land 5 lakh. हाँ, टोटल मिला के कितना हो गया? 40 plus 5 45, लेकिन उसका लोन कितना है? 50 लाख. His dues मतलब लोन, liability, obligation. He cannot pay his loan even if he sells all the assets.
he is called as an insolvent person. क्लियर है? राइट? तो आप ऐसा समझ सकते हो, हम जनरली लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बोले तो सॉल्वेंट माने दमदार पार्टी, केपेबल पार्टी, कोई टेंशन नहीं, हाँ मेरा लाइबिलिटी में पे कर सकता। इनसॉल्वेंट माने डाइसी पार्टी, यार एसेट्स कम है, लाइबिलिटी ज्यादा है, आगे क्या होगा हमको पता नहीं है, ऐसा इनसॉल्वेंट है। राइट? अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर आपका दो प्रकार का हो सकता है। हमारे यहाँ पे इंडिया में हम लोग फाइनेंशियल ईयर यूज करते हैं। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल, एंड्स ऑन 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। एक कैलेंडर ईयर भी होता है रिकॉर्डिंग करने के लिए, स्टार्ट्स ऑन 1 जनवरी एंड सेम ईयर 31 दिसंबर को एंड होता है। यूएस वगैरह में दे फॉलो कैलेंडर ईयर इवन फॉर अकाउंटिंग, वी फॉलो फाइनेंशियल ईयर। राइट? तो वो आप चेक कर सकते हैं, 12 महीने का होता है, वो सब जगह पे कॉमन है, चाहे कैलेंडर ईयर हो या फाइनेंशियल ईयर हो, 12 महीने का होता है। ट्रेडिंग कंसर्न एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ये हम बात कर चुके हैं। जो ट्रेडिंग यहां से परचेज किया, यहां पे सेल किया, मेन मोटिव इज प्रॉफिट मेकिंग, वो ट्रेडिंग कंसर्न, प्रॉफिट एंड मोटिव है। नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव, यहां पे आपका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, आपका मोटिव देन सर क्या हो सकता है? टू सर्व द सोसाइटी। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आप कभी गए हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? लोग गए हैं, आप वहां पे जाओगे तो आपका केस पेपर खाली 10 रुपए में बनेगा, 10 या 20 रुपए, और आपका जो भी ट्रीटमेंट करना है, दवाई देना है, मुफ्त में मिलेगा। प्राइवेट में जाओगे तो वही चीज का शायद 1000 रुपया हो जाएगा, है ना? तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका प्रॉफिट मोटिव नहीं है, उसका सर्विंग द सोसाइटी। वैसे ही गवर्नमेंट स्कूल है, आप में से कुछ बच्चे ऐसे कॉलेज में होंगे, वन ऑफ द एग्जाम्पल इज लेट अस से नरसी मुंजी कॉलेज, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूं। आपका फीस शायद चार्ज किया होगा 1000-2000 रुपया, कितना ही खाली फीस होगा पूरे साल का? क्या 1000-2000 में पूरे साल कोई पढ़ा सकता है? क्या पॉसिबल ही नहीं है। इट इज बीइंग एडेड, एडेड माने गवर्नमेंट पैसा दे रहा है कि आप अच्छा एजुकेशन बच्चों को दो। तो वो एक प्रकार का एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। राइट? सो ट्रेडिंग कंसर्न भी हो सकता है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न भी हो सकता है। गुडविल हमने डिस्कस कर लिया है बच्चों, याद करो। प्रॉफिट, इनकम, रेवेन्यू हमने डिस्कस कर लिया है, ये आप रीड कर सकते हो। कोई डाउट होगा तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड इनकम, एसेट्स, लायबिलिटी, नेटवर्थ हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें फिक्टिशियस एसेट्स एक पार्ट है जो मैं एक बार टच कर लेता हूं। आप लोग अपना टेक्स्ट बुक का पेज टर्न करते रहना, पता चल जाएगा। fictitious assets are intangible in nature. They are imaginary assets and generally do not have any realizable value. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, do not have realizable value, fictitious assets. सर तो ये क्या होता है? एग्जाम्पल क्या है? नीचे एग्जाम्पल दिया है, नहीं दिया है ना? मैं लिखा देता हूं एग्जाम्पल, नीचे आप लिख सकते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बच्चों लिख लो आप। अंडरराइटिंग कमीशन, एंड अक्यूमुलेटेड लॉसेस। ACC माने अक्यूमुलेटेड लॉसेस, मतलब ये सारे एक्चुअली लॉसेस है, खर्चे हैं, जिसका बेनिफिट मुझे लॉन्ग टर्म तक होने वाला है, इसलिए मैंने एसेट साइड पे दिखाया है। इसलिए मैं बोलता हूं फिक्टिशियस एसेट, पर इसका रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। ये आई कैन नॉट सी, फील एंड टच, बट आई डू नॉट कॉल दिस एज इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट का तो रियलाइजेबल वैल्यू होता है, इसका रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होता है, इसलिए फिक्टिशियस एसेट है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लिखा मैंने, अंडरराइटिंग कमीशन लिखा, एंड अक्यूमुलेटेड लॉसेस लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट कम्स इज लायबिलिटी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। लायबिलिटी में दो कैटेगरी है, फिक्स्ड एंड करंट। जो लॉन्ग टर्म है वो फिक्स्ड है, और जो शॉर्ट टर्म है वो करंट है। बहुत सिंपल सा डिस्टिंग्विशन। सर लॉन्ग टर्म मतलब क्या? ग्रेटर देन 1 ईयर। सर शॉर्ट टर्म मतलब क्या? लेस देन 1 ईयर। बहुत सिंपल है, ऐसे आपको आइडेंटिफिकेशन समझना है।
नेटवर्थ, इक्विटी, कैपिटल हम ऑलरेडी इक्वेशन में पढ़ के गए हैं, अगर आपको याद होगा तो, है ना। सो योर नेटवर्थ इज इक्वल टू वो या इक्विटी इज इक्वल टू नेटवर्थ और इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। हमने ऐसे पढ़ा था, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। फिर उसको मैं स्वैप कर सकता हूं, तो आई कैन ऑल्सो से दैट ओके लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, ऐसे भी मैं बोल सकता हूं, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं। देन इन दैट केस एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। याद है ना, ये इसको आप बेसिक भी पकड़ के आगे जा सकते हो, या मैं ऊपर के फर्स्ट से सेकंड थर्ड भी अराइव कर सकता हूं। एनीवेज इट इज पॉसिबल। हमने इक्वेशन में ये किया हुआ है, इक्वेशन पढ़ा ना हमने, राइट? याद है ना थोड़ा थोड़ा? so that this part you can refer later on. Next comes the contingent liabilities. हाँ, ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल से आपको अच्छा समझ में आएगा, बाद में मैं टेक्स्ट पढ़ता हूं। हाँ, पहले एग्जांपल समझ लो। देयर इज वन स्टूडेंट मिस्टर एक्स, आप में से किसी का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन क्योंकि जो स्टोरी में आने वाला है वो आप लोग नहीं करोगे। देयर इज मिस्टर एक्स, वो स्टूडेंट है मेरा, और वो पढ़ाई करने आ रहा था रेगुलरली। फिर बारिश का टाइम आया और बारिश, बहुत हवा चल रहा था और अच्छा खासा बारिश हो रहा था। आपको पता है हमने लास्ट वीक में भी अच्छा खासा हो गया। और बारिश होता है ना तो पानी जो है कई बार स्टेप्स पे भी आ जाता है। तो वन फाइन डे इन द मॉर्निंग ही केम एंड देयर वाज वाटर ऑन द स्टेप्स, दो इट वाज नॉट स्लीपरी, लेकिन पानी गिरा था। तो आते आते वो चिल्लाने लगा, अरे सर क्या लगा के रखा है आपने, क्या मैनेजमेंट किया है, क्या आप ध्यान रखते हो, देखो सारा पानी गिरा हुआ है स्टेप पे, कोई फिसल जाता तो। मैंने बोला कि हाँ बारिश हो रहा है ना, तो अभी क्लीनर आएगा वो क्लीन कर देगा, कोई फिसल तो नहीं गया ना भाई? नहीं नहीं, लेकिन फिसल जाता तो, अगर मैं फिसल जाता और मैं गिर जाता, मुझे फ्रैक्चर हो जाता तो। मैं बोला हाँ तेरा बात तो बरोबर है, विल टेक केयर अबाउट इट, लेकिन तुझे फ्रैक्चर हुआ तो नहीं है ना? हो जाता तो, मुझे अगर फ्रैक्चर हो जाता और मुझे घर पे रेस्ट करना पड़ता, मेरा पढ़ाई खराब होता, मेरा 11th 12th मिस हो जाता, मैं आगे सीए करने वाला हूं, वो भी मिस हो जाता तो। बात तो तेरा बरोबर है, लेकिन मिस तो नहीं हुआ ना, हो जाता तो। अगर मेरा सीए मिस हो जाता तो मुझे जॉब लेट मिलता, जॉब लेट मिलता मेरा अर्निंग लेट होता तो। हुआ तो हो गया होता तो, जॉब लेट होता, मेरा शादी लेट होता, फला 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 तो। भाई हुआ तो नहीं ना, नहीं हुआ तो। भाई ये तो का तो कोई आंसर ही नहीं है, तो तेरा चलते ही रहेगा। और नहीं नहीं नहीं, आई एम वेरी फ्यूरियस, आई एम गोइंग टू फाइल अ केस अगेंस्ट यू। स्टूडेंट मुझे बोला कर ले भाई। ही फाइल्ड अ सूट ऑफ 10 लाख रुपीज डिफेमेशन, मेरे ऊपर लगा दिया क्या, मिसमैनेजमेंट and the premises are not capable to manage the student and so on so forth. अब 10 लाख का क्लेम का उसने मेरे पे केस कर लिया है। आप लोग को तो पता है, अभी नेचुरली मैं भी, मुझे डिफेंड करना पड़ेगा। आई हैव टू गो इन द कोर्ट एंड टेल द बेटे ऐसा नहीं था, आप देख लो क्या है क्या नहीं है, एंड उसको कोई इंजरी भी नहीं हुआ है। लेकिन आपको पता है अपना कोर्ट्स कितना एफिशिएंट है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चल रहा है। जब तक ये कोर्ट डिसीजन का, मतलब ये सूट का डिसीजन नहीं आएगा, तब तक मेरे सर के ऊपर एक तलवार लटक रहा है। ये डिसीजन मेरे फेवर में भी आ सकता है, मेरे अगेंस्ट भी आ सकता है। फेवर में आ गया तो आई डोंट हैव टू पे एनीथिंग, लेकिन अगेंस्ट में आया तो आई विल हैव टू पे 10 लाख रुपीज टू दैट स्टूडेंट। जब तक ये लायबिलिटी कंफर्म नहीं हुआ है, तब तक मैं इसे कहूंगा कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। जब तक कोर्ट का केस कोई जज के पास अलॉट नहीं हुआ है, इसका प्रोसेस होता है, जज को अलॉट होता है, फिर जज उसे रिफर करता है, फिर उसका हियरिंग होता है, और उसके बाद में हियरिंग 2 4 5 10 सुनने के बाद में वो डिसीजन देता है। जब तक ये डिसीजन नहीं आया है, तब तक ये लायबिलिटी एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है, ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिंजेंट मतलब
इट मे हैपन और मे नॉट हैपन, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट. माई एग्जाम्पल, दैट अनसर्टेन इवेंट इज अ डिसीजन गिवन बाय द जज इन द कोर्ट. कभी आएगा मेरे को मालूम नहीं है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 20 साल, यू नेवर नो. कॉन्टिजेंट. आर वी गेटिंग दिस राइट? तो आप बाद में टेक्स्ट रेफर करेंगे, आपको ये एग्जाम्पल से याद आएगा. ऐसे आप याद रखो, नीचे आप लिख सकते हो कोर्ट फाइल्ड केस फॉर कॉम्पेंसेशन. आप ऐसे लिख सकते हो पेंसिल से, तो तुरंत मेरा एग्जाम्पल याद आएगा. चलो यहां तक आप देख लीजिए. कोई भी अगर डाउट है आपको तो यू कैन आस्क मी. इतने पॉइंट्स जो अब तक की एक बार रेफर कर लो, फिर हम आगे जाएंगे.